जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, या अगर हम सिंपल वर्ड में समझें थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स डेवलप होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ये बात बताई गई है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साथ जुड़ी होती हैं और ये कॉन्टिन्यूसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच होती हैं या डेवलप हुई होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने वार्डली अपीरेंस की वजह से जानी जाती हैं। सेल टू सेल इनकी अपीरेंस मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब ये वेजिकल्स की फॉर्म में हो सकती है या ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकती है। इसके स्ट्रक्चर का या एक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सिस्टर्नी इसके बेसिक कंपोनेंट को नाम दिया जाता है या स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो चैनल्स हैं इनके अंदर मटेरियल जो पैदा होता है या बनता है उसको सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। मतलब अगर हम ये सिंपल से समझें कि कुछ मटेरियल जो इन बॉडीज़ के अंदर बनता है इसको सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, और इसको सेपरेट रखने के लिए इसकी अपना जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होगा या ट्यूबुलर फॉर्म में होगा। तो ये दो बातें याद रखनी है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा इसका या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, और ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ही ये है कि ये अपने मटेरियल को सेपरेट रख सकें फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें जिसका अपना फंक्शन है तो दो इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा सेल की शेप को मेंटेन करेगा। तो ये इसके अपने फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो इसकी दो टाइप्स होंगी। मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम की बात करें तो ये दो इकसाम होंगी और ये मार्फोलॉजिकल बेसिस पे होंगी। उनकी ज़ाहरी खसूसियात की बेस पे इनकी मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स डेवलप की गई हैं। एक को जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए होंगे और इनकी नेचर जो होगी वो खुरदरी सी होगी, सरफेस जो है वो खुरदरी सी उभरी हुई सरफेस होगी, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिन ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो है कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम कहें कि राइबोसोम अटैच हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम अटैच नहीं हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन उसी तरह बनेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जैसे कि यहाँ पे इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके कुछ फंक्शंस हैं। हमें पता है कि हमने डेफिनेशन में ये बताया कि इसमें राइबोसोम्स अटैच हैं। राइबोसोम का दुनिया में सिर्फ एक ही काम है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम दुनिया में सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात आपने याद रखनी है कि राइबोसोम दुनिया में एक ही काम करते हैं और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होंगे। दो काम और हैं, एक उसी तरह मैकेनिकल सपोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। दो चीज़ें आएंगी, ट्रांसपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस मज़ीद आपने लिखने होंगे। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी बताया गया है
कि विदाउट राइबोसोम, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके साथ राइबोसोम्स नहीं हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स, ऐसी वेजिकल्स जिनके साथ राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, तो उनकी सरफेस स्मूथ सी होगी, हमवार सी सरफेस होगी, इसलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो बेसिकली इसके फंक्शंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है। क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो ये आपने बात याद रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लिपिड की फॉर्मेशन भी और लिपिड का ब्रेकडाउन होना भी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। मतलब जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी में फूड के साथ या किसी तरह भी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं या बनते हैं, उन सब की डिटॉक्सिफिकेशन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। और इसीलिए उन सेल्स के अंदर, जैसे लीवर की हम बात कर सकते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करता है, तो लीवर के सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन या तादाद ज़्यादा होगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कि ये इम्पल्स ट्रांसमिशन से एसोसिएटेड है। बेसिकली मसल सेल और नर्व सेल की अगर हम बात करें तो उनमें ये इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए हम इसको ज़िम्मेदार करार देते हैं या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसी मसल्स के अंदर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकेंगे, और नर्व्स की फॉर्म में ये जब हम बात करेंगे तो कैल्शियम जब आएंगे तो नर्व को इनिशिएट करेंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से एसोसिएटेड है। और दो फंक्शन वैसे ही हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल सपोर्ट। तो बेटा ये दो फंक्शन जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल सपोर्ट, ये दो फंक्शन बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने हैं और उसकी टाइप्स के भी हैं, आर के भी और SER के भी ये फंक्शन होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें नज़र आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से नीचे डेवलप होंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ये बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होते हैं। तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और जहाँ पे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, दाने नज़र आ रहे होंगे, तो ये दाने बेसिकली क्या कहला रहे हैं, ये राइबोसोम्स कहला रहे हैं। तो राइबोसोम जो है ना वो इन ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हैं, तो इसलिए इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्या नाम देंगे जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि बेसिकली राइबोसोम यहाँ पे अटैच हैं, तो इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे उन ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे जिनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को देखें, सबसे नीचे जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वेजिकल्स हैं, उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं हैं, इसलिए उन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो इस तरह ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस की तरफ के जो ट्यूब्यूल्स होंगी उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करेंगे और होती ही वहीं पे हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर या सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बेसिकली अभी हम एक स्ट्रक्चर के बारे में, एक हिस्ट्री के बारे में स्ट्रक्चर की, उसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये कैसे इसका जो है डिस्कवरी हुई, तो इसको हम देखेंगे अभी। वैरायटी 1902 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करता है, और इसकी डिस्कवरी ये बताती है कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में मसल सेल के अंदर उसको देखता है। मतलब उस वक़्त ER का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आइडेंटिफाई किया गया था। लेटर ऑन 50 साल बाद पोर्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से उसने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का स्ट्रक्चर सेल के अंदर मौजूद होता है। जबकि इसकी डिस्कवरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में 1902 में हो चुकी थी, और 50 साल बाद जो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किस फॉर्म में हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में, जिसको पोर्टर ने
डिस्क्राइब किया था।